नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति। आपने पिछले व्याख्यानों में पढ़ा कि भारत की स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता बाद के काल को, और आज है वो टॉपिक है भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति। तो इसकी सबसे पहले हम प्रस्तावना लेते हैं। 20वीं सदी का अंत होते होते न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर यह बहस आरंभ हुई कि भारत एक महाशक्ति अथवा विश्व शक्ति बन सकता है या नहीं। इस बहस के पीछे अनेक कारण 1991 के दौरान अर्थात 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से आरंभ हुई। दुनिया के विकसित देश राष्ट्रीय कंपनियां व अन्य विदेशी कंपनियों को भारत में प्रवेश की खुली छूट मिल गई। इस समय तक भारत में विदेशी कंपनी, विदेशी पूंजी, विदेशी तकनीकों को आमंत्रित करने अथवा उनके भारत में कार्यशील होने में अनेक बाधाएं थी, जो 1986 से 1990 के दौरान दूर हो गई। वैश्वीकरण की विचारधारा एवं इसके व्यवहारिक स्वरूप के समर्थनों में विकसित देश अभी आगे हैं। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि विकसित देश जो विकास की हो पूर्णतः विकसित हो चुके हैं, सक्षम हैं जो हर दृष्टि से, वो आते हैं विकसित देशों की श्रेणी में, जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जितनी भी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं, ब्रिटेन है। और जो विकासशील देश हैं, जो विकास की ओर अग्रसर हैं, जैसे कि हमारा भारत इसमें एक आता है, तो ये विकासशील राष्ट्रीय देशों की श्रेणी में है। और भारत विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने पर मजबूर होना पड़ा। वैश्वीकरण के समर्थक देशों ने ये बहस आरंभ की, भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है। ये बहस एक सुखद अनुभव का एहसास कराती है। इस विचार को 20वीं सदी के अंतिम वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चली आ रही है। भारत सरकार के नेताओं ने जोर शोर से प्रचारित किया कि भारत में फील गुड की भावना बलवती हुई है। अच्छा महसूस करना बहुत ही सुखद होता है, किंतु ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। हमें ये देखना होगा कि ऐसे कौन से तत्व हैं, भौतिक और वास्तविक रूप में मौजूद हैं, जो भारत को एक विश्व शक्ति बनाने में बाधा है। तो कुल मिलाकर इसका पक्ष और विपक्ष हमें देखना है। वैश्वीकरण संबंधी अध्याय में इस बात पर विशेष चर्चा की गई है कि ये कोई मानवीय चेहरा युक्त विश्व व्यवस्था अथवा इसकी आड़ में विकसित देश एवं नए तरीके की साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम करने के प्रयास में है। यदि यह विश्व व्यवस्था के रूप में उभर रही है तो भारत के पास इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि वह इनके बल पर विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है। विश्व शक्ति बनने के पक्ष में अनेक तत्वों की गिनती की जा सकती है। इनमें देश का भौतिक आकार, प्राकृतिक संसाधन, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं, जनसंख्या, संसाधन, कार्यशील व कार्यकुशल जनसंख्या, व्यापक औद्योगिकरण व आर्थिक ढांचा, विकसित और विस्तृत तकनीकी ढांचा, संचार, परिवहन एवं आवागमन के साधनों का विशाल नेटवर्क इत्यादि के अतिरिक्त और भी तत्वों को गिनाया जा सकता है। किंतु दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्या, प्रदूषित वातावरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, सामाजिक समस्या, अनियोजित जनसंख्या वृद्धि इत्यादि तत्वों का विश्लेषण कर पाते हैं तो भारत के अधिकांश संसाधन इन विकास के अभाव में क्या विश्व शक्ति बनाना संभव है। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे समक्ष चुनौती के रूप में मौजूद है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में विश्व शक्ति बनने के तत्व और गुण अंतर्निहित है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने इसकी प्रस्तावना में देखा कि इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये महाशक्ति तो बन जाए लेकिन
ऐसी यहाँ आपके सामने परिचय है आप। और वर्तमान समय में आप देखते हैं, आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, आप जो व्यवस्था हमारे यहाँ वर्तमान समय में है, एक और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में इतने घृणित अपराध होते हैं जिसके कारण हम इस पीड़ा को सहन भी नहीं कर सकते और हम ये कह नहीं सकते कि हम पूर्ण रूप से विकसित हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जिनको चाहे कोई सी भी सरकार हो मूल समूल नष्ट नहीं कर पाई है। तो स्वतंत्रता के बाद से ही भारत विश्व में अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने में सफल रहा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में भारत विश्व शक्ति स्तर पर जानने लगा। गृह अथवा आंतरिक नीति के रूप में आत्मनिर्भरता अर्जित करने की प्राथमिकता थी। यह आत्मनिर्भरता सभी क्षेत्रों में अपेक्षित थी। देश का संतुलित आर्थिक विकास भी आवश्यक माना गया। इस तत्व को ध्यान में रखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। गरीबों, पिछड़ों और उपेक्षित को आगे चलाने के लिए एक प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई। समाजवादी समाज की संरचना को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। सामाजिक भेदभाव, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित भेदभाव को समाप्त कर सभी नागरिकों की समानता कायम करने के प्रयास किए गए। विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में उल्लेखनीय कार्य हुए। विदेशी तकनीकी व पूंजी के प्रवेश, तार्किक नियंत्रण स्थापित किए गए। इसी प्रकार बच्चों, आप परिचित हैं गुट निरपेक्षता क्या थी या गुट निरपेक्ष आंदोलन मैंने पिछले व्याख्यान में आपको समझाया। मैं यहाँ पे फिर बता दूँ, 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है, कई बार 10 नंबर के प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है कि गुट निरपेक्षता, या कई बार आ जाता है असंलग्नता की नीति को समझाइए। बच्चे के खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है या हमारे कोर्स में नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नीति एक ही असंलग्नता गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो भारत ने अपनाई है और उसको मैंने पिछले व्याख्यान में आपको समझा दिया था। 20वीं सदी के अंत तक भारत ने विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति एक सशक्त राष्ट्र के रूप में जताई। 1985-86 से भारत की मूल नीतियों में परिवर्तन आया। उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिली, किंतु हमें अपने राष्ट्रीय मूल्यों से विचलित होना पड़ा। उदारवाद के पूर्व यदि आर्थिक क्षेत्र में कुछ अधिक कठोरता व्याप्ति तो उन्हें उदार बनाने में कोई बुराई नहीं थी, किंतु उदारवाद के नाम पर कानूनी व संरचनात्मक स्थितियों में परिवर्तन के स्थान पर विदेशी पूंजी और तकनीकों को दी गई छूट निश्चित रूप से स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय मूल्यों के अनुकूल नहीं थी। 1986 में आरंभ हुई नई शिक्षा नीति का मानव उत्थान व कल्याण का चेहरा धूमिल व शिक्षा का वाणिज्यीकरण हो गया। जिस गति से शिक्षा निजी हाथों में व्यापार की वस्तु बनी जा रही है, इससे शिक्षा खरीदने में असमर्थ लोगों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा। बाजार के सामने बौद्धिक योग्यताएं हार गई। 1991 के बाद विदेशी पूंजी विनिमय को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इस देश में 91 से आरंभ हुई वैश्वीकरण की नीति ने भारत को विकसित देशों की तुलना में दूसरी श्रेणी की विश्व बिरादरी का सदस्य बना दिया। एक प्रसिद्ध पत्रकार राम शरण जोशी ने अपनी कृति 21वीं सदी के संकट की भूमिका आरंभ में से पहले में इस बात की भरपूर आशंका प्रकट की 18वीं व 19वीं सदी के साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद 21वीं सदी में पुनर्जीवित न हो जाए। वैश्वीकरण की ओट में साम्राज्यवादी गतिविधियों व व्यवस्था को विकासशील देशों में थोपा जा सकता है। अतः इसमें नई सदी में नए सिरे से औपनिवेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई। यूरोप और अमेरिका दुनिया के पिछड़े देशों में लोकतंत्र की स्थापना के पक्षधर थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तीव्र गति से दुनिया के उपनिवेश स्वतंत्र हुए तो वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति
अस्तित्व में आई। विकसित देश अलोकतांत्रिक राज्यों को विश्व के विकास में बाधक मानते थे क्योंकि उनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। इसी क्रम में यदि अमेरिका की वर्तमान भूमिका को देखें तो इराक को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे अमेरिका व इसके सहयोगी यूरोपीय देश संपूर्ण विश्व में अपनी धौंस जमाने की कोशिश करने लगे। वे पुनः पुरानी बातें दोहराने लगे। जब भारत में अंग्रेजी राज का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना बताया गया, अंग्रेज इस बिना पर 200 वर्षों तक जमे रहे और भारतीयों को बबर, जंगली, असभ्य, अनपढ़, गंवार, निकम्मा, कामचोर, आलसी, अंधविश्वासी, भाग्यवादी जैसी संज्ञाएं देते रहे। क्या अब पिछड़े देशों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए अमेरिका व उसके सहयोगी यूरोपियन व विकसित देश व नव साम्राज्यवाद की स्थापना करनी नहीं चाहिए? वैश्वीकरण के नाम पर पुनः एक साम्राज्यवादी व्यवस्था आरंभ हो चुकी लगती है। जेसी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इस साम्राज्य की ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उपग्रह संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रिंट माध्यम, ग्राहक देश, स्थानीयवादी सरकार, मध्य वर्ग, पुनरुत्थानवाद, युद्धों का आविष्कार और आरोपण, राष्ट्रीय सीमाहीनता, संप्रभुहीनता की अवधारणा, ऐलान जैसी असंख्य नाना रूपी कारस्तानियाँ। इस विवरण से पूर्णतः असहमत होना संभव नहीं है। इस वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की विचारधारा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता हुआ दिखाई देता है। यदि 21वीं सदी अब तक सामने आए भूमंडलीकरण की सदी है तो भारत भी इससे बचने वाला नहीं है और विश्व शक्ति बनने की खुशहाली उत्पन्न करके विकसित देश भारत को एक बाजार बनाने में जुटे हैं। अतः वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए भी राष्ट्र की स्वतंत्रता व अस्मिता को बचाने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ भारत का सक्रिय जुड़ाव राष्ट्रीय हित में हो सकता है। विश्व आर्थिक बिरादरी के सदस्य के रूप में भारत के आर्थिक विकास की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं, किंतु ये तभी संभव होगा जब हम एक और अपनी कमजोरियों को घटाएं व ताकत को बढ़ाएं। वैश्वीकरण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। आज भी भारत में विश्व शक्ति बनने की संभावनाएं भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, जिन्हें पहचान कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी निर्मूल नहीं है। आने वाले समय में भारत और चीन जैसे बहुत देश बहुत तरक्की करेंगे और विश्व नेता बनेंगे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ तक कहा है कि वर्ष 2028 तक भारत एक विश्व शक्ति बन जाएगा, किंतु उन्होंने इसमें कुछ आशंका जताते हुए उन क्षेत्रों का विवरण दिया जिनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इन सब के उपरांत भारत एक उभरी हुई विश्व शक्ति है। तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 13 वर्षों के दौरान वर्ष 2000 तक भारत के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की जा सकती हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति, लेकिन इसके हमने दोनों ही पहलू देखे हैं। एक पहलू इसके पक्ष में है, दूसरा पहलू इसके विपक्ष में है। इनको मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है या नहीं। इसका आप आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।